हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए दिवाकर गुप्ता एक बार फिर आपके सामने एक नया पार्टनरशिप एक्ट का लेकर के आ रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ तो ये हमारा 5वां पार्ट है और इसमें हम आगे के सेक्शंस के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने सेक्शन 22 तक पढ़ लिया था। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सेक्शन 23, इफ़ेक्ट ऑफ एडमिट बाय अ पार्टनर। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार पीछे हमने जो पढ़ा था उसके बारे में कुछ हम ध्यान कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में सेक्शन 4 पढ़ा था जिसमें हमने पार्टनर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा। एलिमेंट के बाद जो है हमने जो हमारा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के बाद हमने पढ़ा था ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, और उसके बाद कुछ हमने पार्टनर्स के रिलेशन के बारे में आपस में जाना था। सेक्शन 22 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा सेक्शन है वो है इफेक्ट ऑफ एडमिट बाय अ पार्टनर। तो यहाँ पे जो एडमिट वर्ड यूज़ हो रहा है, ये एडमिट बेसिकली ये है कि अगर कोई पार्टनर किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, या फिर वो एक जनरल डीलिंग किसी के साथ में भी कर रहा होता है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर वो कर रहा है, तो उस केस में जो भी बातें वो एडमिट कर लेता है या फिर जो वो रिप्रेजेंटेशन दे देता है, यानी कि लोगों को कुछ बोलता है, तो उस केस में एक बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर वो सारी चीज़ें जो हैं कंपनी जो फर्म के अफेयर से रिलेटेड हैं, तो फिर पार्टनर की बाउंडेशन और जो हमारी फर्म है वो कितना बाउंड हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले कह रहा है कि एन एडमिशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडमिट, एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर ऑफ द फर्म। कह रहा है कि अगर पार्टनर ने कुछ भी एडमिट किया है यानी कि कुछ भी मान लिया है, उसके अलावा अगर उसने कोई भी रिप्रेजेंटेशन दी है यानी कि कुछ उसने किसी से कहा है जो कि उसने फर्म के अफेयर ऑफ द फर्म, कह रहा है कि फर्म के अफेयर को मद्देनजर रखते हुए उसने ये सब चीज़ें बोली हैं। तो कह रहे हैं कि इज ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। तो बस उसकी ये बोली हुई बातें, उसका एडमिट को किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी चीज़ जो उसने एडमिट करी है, उसने कहा है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, मैं ये काम पूरे करूँगा, तो उस केस में यहाँ पे कह रहा है कि ये एविडेंस मान लिए जाएंगे फर्म के अगेंस्ट। यानी कि अगर फर्म के ऊपर कोई बात आती है बाद में और पार्टनर ने उस चीज़ को एडमिट किया हुआ है, तो फर्म को वो काम पूरा करके देना पड़ेगा। तो आगे कह रहे हैं इफ़ इट इज़ मेड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये केवल तभी होगा जब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में माना हो पार्टनर ने। तो यहाँ पे दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला, मेरे अफेयर होने चाहिए फर्म के। दूसरा, मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो डीलिंग वो पार्टनर करता हो, तो वो फर्म के लिए एक बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म if his authority on the point is limited and the other party know of the restriction। फिर वही बात जो पीछे हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वैसे तो क्या है कि कोई भी एडमिशन या कोई भी रिप्रेजेंटेशन पार्टनर का मान लिया जाएगा, लेकिन कब नहीं माना जाएगा, जब पहली चीज़ तो वही है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने नहीं बोला है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके पास उस रिप्रेजेंटेशन को देने की या उस जो एडमिशन जो चीज़ वो मान रहा है, एडमिट कर रहा है, उस चीज़ की पावर ही हमने उसको नहीं दी थी। हमने मीन्स फर्म ने उसको वो पावर्स नहीं दी थी, और सामने वाला मीन्स जो थर्ड पार्टी उससे डील कर रहा है उसको ये बात पहले से ही पता थी। तो उस केस में वो एविडेंस नहीं बनेगा फर्म के अगेंस्ट। उसके बाद कह रहा है द सेक्शन स्पीक्स ऑफ एडमिशन एंड रिप्रेजेंटेशन बीइंग एविडेंस्ड अगेंस्ट द फर्म, दैट इज टू से दे विल अफेक्ट फर्म व्हेन टेंडर्ड बाय थर्ड पार्टी। देयर मे नॉट हैव the same effect in case of dispute between the partners themselves। कह रहा है कि यहाँ पे जो सेक्शन बात कर रहा है एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन की, वो कह रहा है कि बीइंग एविडेंस अगेंस्ट द फर्म के अगेंस्ट की बात कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ बात जो कर रहे हैं एडमिट करने की और रिप्रेजेंट करने की, वो पार्टनर के आपस में नहीं, वो हम किसी पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी से कोई डिबेट या कोई बात, कोई रिप्रेजेंटेशन है, उस के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि वो बातें जो हैं थर्ड पार्टी के लिए फर्म को बाउंड करेंगी और वो थर्ड पार्टी के लिए रिप्रेजेंटेशन मानी जाएगी, ना कि किसी पार्टनर के आपस में। नीचे एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फर्म डीलिंग इन स्पेयर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोटरसाइकिल बाइक्स। Z purchased a spare part of his Yamaha motorcycle after being told by X that the spare part is suitable for his motorcycle. Y is ignorant about this transaction. The spare part proved to be
unsuitable for the motorcycle and it is damaged. X and Y both are responsible for Z for his loss. तो यहाँ पे 3 पार्टी हैं, एक हमारी X है, दूसरी Y है और तीसरी Z है. Z जो है कौन है? परचेजर है, यानी कि ये कौन है? ये है थर्ड पार्टी. और यहाँ पे एक X और Y है, जिसमें कह रहे हैं कि Z जब परचेज करने के लिए आया है कोई भी स्पेयर पार्ट अपनी बाइक के लिए, तो वो X से मिलता है और X को अपनी स्पेसिफिकेशंस बताता है, जिसके बारे में Y को भी कुछ भी नहीं पता. और X और Y दोनों मिला करके क्यूमुलेटिवली XY एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे बना रहे हैं. तो उस केस में कह रहा है कि जब Z ने X से मांगा कि मुझे इस बाइक के सुटेबल पार्ट चाहिए और Y को ये बात नहीं पता थी कि इन दोनों के बीच में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और X अगर कोई गलत बात बोलता है या गलत पार्ट दे देता है, तो उसके लिए यहाँ पे ये कह रहा है कि X और Y दोनों पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी, क्योंकि उनका कोर्स ऑफ बिजनेस में की हुई डीलिंग है ये. तो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 24, जहाँ पे ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर. तो यहाँ पे कह रहा है नोटिस टू अ पार्टनर, यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात इतनी है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति, कोई भी थर्ड पार्टी कोई नोटिस फर्म को देना चाहती है, अगर वो फर्म के किसी पार्टनर को भी दे देगी और वो पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, तो ये मान लिया जाएगा कि उस थर्ड पार्टी ने जो नोटिस दिया है वो फर्म को ही दिया है. इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं. नीचे लिखा हुआ है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन द बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जिसमें लिखा है कि सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते थे पी क्यू आर परचेजेज अ सेकेंड हैंड कार ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. तो यहाँ पे आर ने, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो है एस, इसने थर्ड पार्टी एस से एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली है फर्म के बिहाफ पे. इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद एस ही कम्स टू नो दैट द कार इज स्टोलन वन एंड इट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू एक्स. तो यहाँ पे आर को बाद में पता चलता है कि उसने जो कार परचेज करी थी वो कार जो है वो चोरी की थी और वो एक्चुअली में किसी मिस्टर एक्स को ही है, उनसे बिलोंग करती है. तो उस केस में कह रहे हैं पी एंड क्यू आर इग्नोरेंट अबाउट इट, ऑल द पार्टनर आर लाइबल टू एक्स. तो इस केस में जो एक्स है वो बाद में रिकवरी किसी भी पार्टनर से, चाहे वो पी हो, चाहे वो क्यू हो और चाहे वो आर हो, किसी भी पार्टनर से आकर के एक नोटिस दे सकता है कि तुमने जो कार खरीदी है तुम्हारी फर्म ने, वो चोरी की है, वो मेरी कार है, और क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर मैं हूं, तो ये कार तुम्हें मुझे वापस करनी पड़ेगी. बाकी जो एस से हमने परचेज करा उसका क्या होगा, वो एक डिफरेंट पार्ट है, वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस लग जाएंगे, वो अलग बात है. बाकी यहाँ पे पी क्यू आर जो है लाइबल तीनों ही हो जाएंगे उस सेकेंड हैंड कार्ड को एक्स को वापस करने के लिए. तो मेन बात यह है, हमें पता चल चुका है यहाँ पे नोटिस की बात की जा रही है, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं. तो उस केस में कोई भी पार्टनर अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई डीलिंग कर रहा है, तो उस केस में किसी भी पार्टनर से को नोटिस दे करके, यहाँ पे जैसे कार का केस था, तो एक्स आकर के किसी भी पार्टनर से, पी से या क्यू से भी आकर के कार की रिकवरी अपनी कर सकता है. यानी कि नोटिस किसको दे सकता है, पी क्यू भी दे सकता है, आर को भी दे सकता है, तो या फिर क्यू को भी दे सकता है. तो उस केस में वो किसी को भी नोटिस देगा और ये माना जाएगा कि फर्म को नोटिस दे दिया गया है. तो हम एक बार पढ़ लेते हैं, प्लेन रीडिंग लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. यहाँ पे कह रहा है नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ द फर्म ऑपरेट एज नोटिस टू द फर्म. कह रहा है कि किसी भी पार्टनर को नोटिस दिया जाए जो कि एक्ट कर रहा है एज अ पार्टनर किसी फर्म में, कि नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग में वो एक्ट करता है. तो उस केस में जो कंपनी के मैटर, जो फर्म के अफेयर से रिलेटेड कोई भी मैटर होते हैं, उसके लिए कोई भी नोटिस किसी भी पार्टनर को दिया जाए जो कि एक्टिव पार्टनर है, तो हम ये मान लेंगे कि नोटिस फर्म को दे दिया गया है. आगे एक्सेप्शन है, आगे वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड. एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाई और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर. कह रहे हैं लेकिन अगर किसी केस में कोई पार्टनर कोई फ्रॉड कर रहा है, तो उस केस में ये जो बात नोटिस की है वो यहाँ पे नहीं मानी जाएगी. फिर आगे कह रहा है 10, द नोटिस टू वन इज इक्विवेलेंट टू द नोटिस टू द रेस्ट ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म जस्ट एज नोटिस टू एन एजेंट इज नोटिस टू द प्रिंसिपल. तो यहाँ पे कह रहे हैं चूंकि प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशन होती है हर पार्टनर में, तो उस केस में जब एक पार्टनर को कोई नोटिस दिया जा चुका है, तो ये माना जाएगा कि सारे पार्टनर को वो नोटिस मिल गया है. जैसे कि एजेंट के केस में ऐसा माना जाता है कि प्रिंसिपल को नोटिस दे दिया गया है. आगे क्या कह रहा है, दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट
कंस्ट्रक्टिव, पर ये नोटिस जो है ये एक्चुअल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय अ वर्किंग पार्टनर एंड नॉट बाय अ स्लीपिंग पार्टनर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कह रहा है कि नोटिस जो दिया जाए वो किसको दिया जाए, एक वर्किंग पार्टनर को, ना कि एक स्लीपिंग पार्टनर को। फिर आगे कह रहा है इट मस्ट फर्दर रिलेट टू दी फर्म्स बिजनेस। सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो ये है कि ये नोटिस जो है ये किससे रिलेट करना चाहिए, हमारी फर्म के बिजनेस से। ओनली देन इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ नोटिस टू दी फर्म। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि नोटिस अगर किसी भी पार्टनर को दिया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि वो नोटिस फर्म को दिया गया है। केवल ये कह रहा है कि नोटिस कंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल नोटिस होना चाहिए। और जब भी नोटिस दिया जाएगा तो वो नोटिस जो है वो मेरी फर्म की डीलिंग में, यानी कि फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो बिजनेस हो रहा है उससे रिलेट करना चाहिए। और साथ साथ ये कह रहा है कि पार्टनर जो है वो स्लीपिंग नहीं होना चाहिए और वर्किंग पार्टनर यानी कि एक्टिव पार्टनर ही होना चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है द ओनली एक्सेप्शन वुड लाई इन केस ऑफ फ्रॉड। और फ्रॉड के जो केसेस होंगे वहां पे कोई भी नोटिस नहीं माना जाएगा, वेदर एक्टिव और टैसिट। टैसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड, टैसिट वर्ड का मतलब होता है इम्प्लाइड। ये हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे कह रहा है कि ए है जो कि क्या है, एक पार्टनर है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बॉट फॉर हिज फर्म, उसने अपनी फर्म के लिए कुछ परचेजेस किए हैं, कुछ गुड्स परचेज किए हैं। वाइल ही न्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डिफेक्ट, जबकि उसको क्या पता था, उसको पता था कि इन गुड्स में क्या है, डिफेक्ट है इन दी गुड्स। हिज नॉलेज एज रिगार्ड्स द डिफेक्ट ऑर्डिनरीली वुड बी कंस्टिट्यूट एज द नॉलेज ऑफ द फर्म। कह रहे हैं कि इस केस में ये माना जाएगा, क्योंकि अब एक पार्टनर को पता है तो ये माना जाएगा कि सारे ही पार्टनर को उस डिफेक्ट के बारे में पता था। दो द अदर पार्टनर इन फैक्ट वर नॉट अवेयर ऑफ द डिफेक्ट, जबकि अदर पार्टनर्स जो थे उनको उस डिफेक्ट के बारे में नहीं पता था। बट बिकॉज ए हैड इन लीग विद हिज सेलर कॉन्स्पायर्ड टू कंसील द डिफेक्ट। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि जो पार्टनर ए है वो सेलर के साथ मिला हुआ है, कॉन्स्पिरेसी यानी कि कुछ उसने काला बाजारी, कुछ घोटाला किया हुआ है, कंसील कर रहा है वो। और वो कंसील यानी कि वो छुपा रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो वो खरीद रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में अदर पार्टनर से, वो छुपा रहा है कि यहाँ पे कुछ इसमें डिफेक्ट है। फ्रॉम दी अदर पार्टनर द रूल वुड बी इनऑपरेटिव एंड द अदर पार्टनर वुड बी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट दी गुड्स। तो इस केस में ये कह रहा है कि जो अदर पार्टनर्स हैं वहां पे उनके पास ये राइट है कि वो चाहे तो गुड्स को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं अपॉन डिडक्शन बाय देम ऑफ द डिफेक्ट। जब उन्हें पता चलता है कि इस गुड्स में कोई डिफेक्ट थे तो वो उस गुड्स को वापस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा सेक्शन 23 पढ़ लिया हमने, 24 पढ़ लिया। अब हमारा सेक्शन 25 टू 27 स्टार्ट हो रहा है। 25 में जो 27 तक जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है लाइबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज। अब यहाँ पे पार्टनर्स की या फर्म्स की जो लाइबिलिटी है वो बताई जा रही है कि थर्ड पार्टी के लिए क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो ए पॉइंट है हमारा वो है सेक्शन 25, जिसमें बताया जा रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी होगी जब फर्म ने कोई ऐसा काम किया है जहां पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरी पार्टनर इज लाइबल। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब सेक्शन 4 हम पढ़ रहे थे तो वहां पे पार्टनर्स के लिए बताया गया था कि वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन है। और ग्रुप ऑफ पर्सन ही जब हम उनको क्यूमुलेट कर देते हैं, यानी कि जब वो मिल जाते हैं किसी काम को करने के लिए जो कि एक बिजनेस है किसी प्रॉफिट मोटिव में, तब वो क्या बन जाती है, तब उसको हम एक फर्म बोल देते हैं और उसका एक नाम रख देते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म सेक्शन 25। इसमें कह रहा है एवरी पार्टनर इज लाइबल। कह रहा है हर पार्टनर लाइबल होगा। कैसे? ज्वाइंटली, कलेक्टिवली भी वो सारे के सारे क्या हैं, लाइबल हैं। ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरेबली। और कह रहे हैं कि उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया जाए तो सेपरेटली भी वो लोग क्या हैं, लाइबल हैं फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज पार्टनर। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है सेवरली, इसके लिए ये वर्ड जो ये इसको हम सिनोनिम इसका अगर देखें तो सेपरेटली बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेपरेट हम क्यों इनकी लाइबिलिटी मान रहे हैं। ये कह रहे हैं इनकेस अगर एक पार्टनर, दो पार्टनर थे और बी जो है अगर बैंकरप्ट हो गया तो उस केस में क्या ए की लाइबिलिटी आधी मानी जाए? नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो सेकंड पार्टनर है जो अभी तक की सॉल्वेंट है
उसकी पूरी की पूरी लाइबिलिटी मान ली जाएगी। इसीलिए इन्होंने ज्वाइंट लाइबिलिटी भी बताई है और सेपरेट लाइबिलिटी भी बताई है। फिर आगे कह रहा है फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर। आगे वर्ड ये यहाँ पे जो कह रहा है कि ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन वाइल, जब वो क्या था, ही इज अ पार्टनर, यानी कि ये क्या कह रहा है, पास्ट में भी अगर कोई व्यक्ति मिस्टर ए पार्टनर है और बाद में वो पार्टनरशिप से बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर भी उसके उस टाइम के किए हुए काम में अगर कोई बाद में गलती निकलती है, तो जो पीछे का पार्टनर होगा मिस्टर ए, वो भी उस काम के लिए ज्वाइंटली या सेपरेटली लायबल हो जाएगा। विच कम्स अंडर द स्कोप ऑफ देयर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी। कह रहा है कि वो लायबल तब होगा जब उसकी अथॉरिटी के अंदर वो चीज आती होगी। फिर नीचे कह रहे हैं द एक्सप्रेशन एक्ट ऑफ द फर्म डिनोट एनी एक्ट और ओमिशन बाई ऑल द पार्टनर्स और बाई एनी पार्टनर। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर जब कोई काम करता है तो वो पूरी फर्म को बाइंड करता है अगर काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है। फिर आगे कह रहा है और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू अ राइट इन्फोर्सेबल बाई और अगेंस्ट द फर्म। फिर आगे कह रहा है कि अगेन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केस अंडर सेक्शन 25, कह रहा है कि 25 सेक्शन के अंदर 25 सेक्शन जो हमारा है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर के अंदर अगर आप कोई केस लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं, क्या जरूरी है। यहाँ पे कह रहा है कि इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट ऑफ द फर्म in respect of which liability is brought to be enforced against a party must have been done while he was a partner। कह रहे हैं कि जिस टाइम पर मिस्टर ए, क्योंकि हमने मिस्टर ए की बात करी है और हमने कहा कि उसके पास्ट के एक्ट भी अगर वो उस समय था जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है फर्म, और उस कॉन्ट्रैक्ट में बाद में कोई डिफॉल्ट होता है तो फर्म की लाइबिलिटी है, यानी कि मिस्टर ए भी वहां पे क्या होगा, लाइबल होगा। तो यहां पर भी क्या कह रहे हैं कि वो केवल कब लाइबल होगा, जिस समय पर वो एग्रीमेंट हुआ है उस समय वो क्या था, he was a partner, यानी कि पास्ट लाइबिलिटीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है सर्टेन पर्सन्स वर फाउंड टू हैव बीन पार्टनर इन अ फर्म व्हेन द एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क बाय द फर्म टुक प्लेस। कह रहा है कि सर्टेन पर्सन वर फाउंड टू हैव बीन पार्टनर इन अ फर्म। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो थे वो पार्टनर्स थे एक फर्म में। When the act constituting an infringement of a trademark, कह रहे हैं कि इन्होंने किसी के ट्रेडमार्क को क्या किया है, उसके ट्रेडमार्क को कॉपी किया होगा। इन्फ्रिंगमेंट का मतलब है ट्रेडमार्क में जो गाइडलाइन है उसको आप किसी और के ट्रेडमार्क को या तो यूज कर रहे हैं या तो कुछ और कर रहे हैं। आपने क्या किया है, ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क किसी फर्म का किया है। ट्रेडमार्क आपने देखे भी होंगे अक्सर, टाटा का ट्रेडमार्क है, हुंडई का आपने देखा हुआ है, और भी कई सारे ट्रेडमार्क होते हैं। तो ट्रेडमार्क में बेसिकली अगर आप किसी का, जैसे रिलैक्सो है, आप रिलैक्सो के ट्रेडमार्क को कॉपी करते हैं या फिर उसके नाम से मिलता जुलता कुछ बना देते हैं, रिलैक्स बना दें, रिलैक्सा बना दें, और आप उसके जैसा ही बिल्कुल सिंबल बना करके अपना गुड्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्टेन पर्सन वर फाउंड टू हैव बीन पार्टनर इन अ फर्म व्हेन द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इन्फ्रिंगमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क बाय अ फर्म टुक प्लेस, इट वाज हेल्ड दैट देयर वर लायबल फॉर डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ अलीग्ड इन्फ्रिंगमेंट। कह रहे हैं कि इस केस में जो है लाइबल हो जाएंगे किसके लिए, डैमेजेस के लिए। जिसका वो ट्रेडमार्क है उसको जो भी क्षति हुई है, जो भी उसको लॉस हुआ होगा आपके ट्रेडमार्क यूज करने से, उसका वाला, तो उस केस में कह रहे हैं कि अलीग्ड का मतलब है कि आप दोषी पाए गए अगर वहां पे, तो आपको वहां पे लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। फिर कह रहा है इट बीइंग इमटेरियल दैट द डैमेजेस अरोज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कह रहे हैं कि भले फर्म डिसॉल्व हो गई हो, लेकिन केस अगर चल रहा था और बाद में कोर्ट का डिसीजन आया है जिस समय आपकी फर्म नहीं थी, उस समय भी ये माना जाएगा कि आपकी फर्म अभी भी एग्जिस्ट करती है उन केसेस के लिए जो केसेस आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्म स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे लाइबिलिटी तो थर्ड पार्टी, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं अगला। बी पॉइंट पे हमारा ये ए पॉइंट था। अब हमारा है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर। अब ये कह रहे हैं कि फर्म के अंदर कोई पार्टनर है, वो गलत काम कर रहे हैं, तो उस केस में लाइबिलिटी फर्म की क्या होगी। अभी हम लाइबिलिटी पार्टनर्स की देख रहे थे, अब हम किसकी लाइबिलिटी देख रहे हैं, अब हम फर्म की लाइबिलिटी देख रहे हैं। तो यहां कह रहा है वेयर बाई रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर in the ordinary course of the business of a firm or with the authority of his partner, loss or injury is caused to any third party or any penalty incurred, firm is liable therefore to the same extent as the
पार्टनर। कह रहे जैसे अभी पीछे तुम पार्टनर्स की लाइबिलिटी पढ़ के आए हो, वैसे ही जब फर्म के पीछे जैसे पीछे आप पार्टनर्स की लाइबिलिटी पढ़ के आए हैं, उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे लाइबिलिटी फर्म की होगी। जिस समय पार्टनर कोई गलत काम करता है तो फर्म भी उतना ही लाइबल होगी जितना कि एक पार्टनर लाइबल होता है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे एक ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि फर्म जब हम बोलते हैं तो हम ग्रुप ऑफ पार्टनर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सारे के सारे पार्टनर्स क्या होंगे, लाइबल हो जाएंगे किसी भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी पार्टनर के किए हुए गलत काम के लिए। नीचे कह रहा है कि इफ द एक्ट मतलब काम, यहाँ पे एक्ट पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही। यहाँ कह रहा है कि इफ द एक्ट इन क्वेश्चन कैन बी रिगार्डेड एज ऑथराइज्ड एंड एज फॉलिंग विद इन ईदर ऑफ द कैटेगरी मेंशन्ड इन सेक्शन 26। कह रहा है कि 26 के अंदर अगर कोई एक्ट वो हमारा आ जाता है, फॉल कर जाता है, तो उस केस में कह रहे हैं द फैक्ट दैट मेथड एम्प्लॉयड बाई द पार्टनर इन डूइंग इट वाज अनऑथराइज और रॉन्गफुल वुड नॉट अफेक्ट, ये डबल एफ है, वुड नॉट अफेक्ट दी क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि उसको अगर 26, एक बार सेक्शन 26 में देख लेते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली 26 ही है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो है इफ द एक्ट इन क्वेश्चन, कह रहे हैं कि जो भी काम है वो ऑथराइज भले कर दिया जाए पार्टनर्स के लिए, लेकिन अगर वो काम ही गलत है, अगर वो गलत काम ही गलत है, तो उस केस में भले ही कहीं भी लिख दिया गया हो, वो काम अनऑथराइज ही रहेगा और उससे कोई भी लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं होने वाली। हम ये नहीं कह सकते कि पार्टनर्स के काम में तो लिखा हुआ था कि वो ऐसा काम कर सकता है, नहीं, ये लिखा हो कि पार्टनर जो है किसी भी अधिकारी को जाकर के, हमारा ए बंदा जाकर के घूस देगा या ब्राइब देगा, तो उस केस में ऐसा नहीं। ब्राइब इज एन इलीगल एक्ट और वो हमेशा इलीगल ही रहेगा, बात यही है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है वन ऑफ द टू पार्टनर इन कोल माइन एक्टेड एज मैनेजर वाज गिल्टी ऑफ पर्सनल नेग्लिजेंस इन ओमिटिंग टू हैव द शाफ्ट ऑफ माइन। माइन में कोई शाफ्ट लगा हुआ था। ये कह रहे हैं कि कोल माइन के अंदर दो लोग मैनेजर थे, दोनों पार्टनर थे। उस केस में उनकी पर्सनल नेग्लिजेंस के कारण जो है शाफ्ट जो है माइन की वो गड़बड़ हो गई, प्रॉपर फेंस नहीं हो पाई। फेंस का मतलब होता है कि साइड में पूरे में शाफ्ट लगी हुई थी। फिर कह रहे हैं कि जिसके कारण क्या हुआ, एज अ रिजल्ट देयर ऑफ एन इंजुरी वॉज कॉज टू अ वर्कमैन, जिसके कारण जो है एक वर्कमैन जो है इंज्योर हो गया। कह रहे हैं द अदर पार्टनर वॉज ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेम। तो इस केस में ये नहीं कहा जाएगा कि जो है उस पार्टनर ने गलत किया है, उसने गलत तो किया, लेकिन इसके लिए लाइबल कौन होंगी, पूरी की पूरी फर्म। यानी कि दोनों ही पार्टनर यहाँ पे उतने ही लाइबल होंगे जितना कि एक। ये नहीं कहा जाएगा कि उसको ये काम ऑथराइज था, उसने सही से नहीं किया तो उसकी गलती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी की पूरी फर्म ही लाइबल हो जाएगी। नेक्स्ट आगे कह रहा है वेयर लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाई पार्टनर। कह रहे हैं कि फर्म की क्या लाइबिलिटी होगी, जब कोई पार्टनर जो है मिस अप्लाई करे। क्या मिस अप्लाई करेगा पार्टनर जब किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है या कोई एग्रीमेंट कर रहा है या फिर कोई बिजनेस डील कर रहा है, तो उस केस में पार्टनर्स को पैसा मिला होगा। उस पैसे को जिस तरीके से लगाना चाहिए था या जिस काम में लगाना चाहिए था, उसने उस पैसे को उस काम में ना लगा के जब किसी और काम में लगाया है, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। तो हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लिखा है वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइड इट। कह रहे हैं कि कोई पैसा उसको मिला है या कोई प्रॉपर्टी उसको मिली है जिसको उसने क्या कर दिया है, मिस अप्लाई कर दिया है। या फिर अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। कह रहे हैं पहले यहाँ पे पार्टनर को मिला था, अब की बार फर्म को पैसा मिल रहा है, कलेक्टिवली मिल रहा है, एंड द मनी और प्रॉपर्टी इज मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स व्हाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म। अभी पैसा फर्म की कस्टडी में था, लेकिन पार्टनर जो था उसमें से कोई एक, उसने उस पैसे को मिस अप्लाई किया है। तो इस केस में कह रहे हैं दोनों ही केसेस में, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों ही केसेस में कह रहे हैं द फर्म इज लाइबल। फर्म लाइबल हो जाएगी क्या करने के लिए, टू मेक गुड दी लॉसेस। लॉसेस को सही करने के लिए फर्म जो है लाइबल हो जाएगी। आगे कह रहा है क्लॉज ए कवर्स द केस वेयर पार्टनर एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी एंड ड्यू टू हिज अथॉरिटी एज पार्टनर ही रिसीव्स मनी एंड और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज दैट मनी और प्रॉपर्टी
वही वाली बात कि पार्टनर को पैसा मिला, पार्टनर ने उस प्रॉपर्टी को या पैसे को मिसअप्लाई कर दिया है। आगे कह रहा है फॉर दिस प्रोविजन टू दी अट्रैक्टेड, फॉर दिस प्रोविजन टू दी अट्रैक्टेड इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मनी शुड हैव एक्चुअली कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म। कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, जैसे कि मिस्टर ए जो है फर्म के जो हेड ऑफिस से निकला, किसी क्लाइंट के पास गया, वहां उस क्लाइंट ने उसे एडवांस दे दिया, अब वो फर्म वापस ना करके कहीं और चला जाता है और उस पैसे को कहीं और मिसअप्लाई करके भाग जाता है। तो उस केस में ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि फर्म को ही पैसा मिला हो। ये कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर को पैसा मिला और उसने अप्लाई नहीं किया अप्रोप्रिएटली, यानी कि उसने फर्म में आया या नहीं आया वो पैसा, इससे कोई लेना देना नहीं है, कौन सही करेगा लॉसेस, थर्ड पार्टी के लॉसेस कौन सही करेगा, करेगी फर्म। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आगे कह रहा है द फर्म वुड बी लाइबल इन बोथ दी केसेस, फर्म दोनों केसेस में लाइबल होगी। हम सीधे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स ऑफ अ प्लेस फॉर कार पार्किंग। कह रहे हैं ए बी सी जो है पार्टनर हैं प्लेस फॉर कार पार्किंग के लिए, यानी कि उनकी एक कोई कार पार्किंग है जहां पे वो लोगों की कार को पार्क करा के वहां से जो भी रिसिप्ट आती है उनको रखते हैं और उसका एक्सपेंस के बाद वो उसके शेयर को प्रॉफिट शेयर में बांट के अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनकी एक कार पार्किंग है, पी स्टैंड हिज कार इन दी पार्किंग प्लेस बट ए सोल्ड आउट दी कार टू अ स्ट्रेंजर। यहाँ पे कह रहे हैं पी ने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी उनकी पार्किंग में, वहां से कार क्या हो गई, चोरी हो गई। फॉर दिस लाइबिलिटी फर्म इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ए ने बेच दी है कार, ए सोल्ड आउट द कार टू अ स्ट्रेंजर, सॉरी चोरी नहीं हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि पी ने अपनी कार वहां खड़ी करी थी और ए ने जो है उसकी प्रॉपर्टी, कार क्या है एक प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी को मिसअप्लाई किया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को किसी स्ट्रेंजर को, यानी कि टू अ स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर को बेच दिया। तो इस केस में कह रहे हैं कि ए ही लायबल नहीं होगा बल्कि पूरी की पूरी फर्म लायबल हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है, इसलिए पूरी की पूरी फर्म लायबल हो जाएगी पार्टनर के किए हुए काम के लिए। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये काम गलत था या इलीगल काम था, काम कोई भी हो लाइबिलिटी सबकी आएगी। नेक्स्ट अगला है हमारा राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ट्रांसफरी यानी कि जब कोई पार्टनर अपनी फर्म के अंदर अपनी पार्टनरशिप का जो इंटरेस्ट है, यानी कि अपने राइट्स को, यानी कि अपनी जो पार्टनर की कैपेसिटी है उसको किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, नहीं, राइट ऑफ ट्रांसफरी पार्टनर्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट मनी टर्म्स में भी होता है, इंटरेस्ट में कैपिटल का इंटरेस्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट में जो पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला पैसा भी हो सकता है पार्टनर ने कोई बिल्डिंग पार्टनरशिप को रेंट पे दी हो उससे मिलने वाला पैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बेसिकली कि जब कोई पार्टनर अपने राइट्स को किसी थर्ड पार्टी को या अपने रिलेटिव को या अपने बेटे को, अपनी वाइफ को, किसी को भी ट्रांसफर करता है, तो उस केस में कह रहे हैं कि ट्रांसफरी के क्या राइट्स होते हैं। तो उस केस में हम एक बार देख लेते हैं क्या राइट्स होते हैं। नॉर्मल है, यहाँ कह रहा है अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट आइदर ऑब्सोल्यूट, कह रहा है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट या तो वो दे रहा है, और बाय मोर्टगेज। और बाय मोर्टगेज किस चीज का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मोर्टगेज होता है। और बाय क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑफ सच इंटरेस्ट ऑन चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट। चार्ज के केस में जनरली मूवेबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे स्टॉक वगैरह है, हमारे बिजनेस में जो भी स्टॉक होता है, तो उस केस में हम उस पर मानते हैं कि जब वो हम गिरवी रखते हैं बैंक के पास में अपनी कैश क्रेडिट लिमिट के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो इस केस में कह रहा है या तो तुमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मोर्टगेज कराया है, या फिर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर जिसने भी उसके ऊपर चार्ज लगाया है उसको तुम अगर कोई इंटरेस्ट यानी कि अपना एक राइट ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे कह रहा है कि अ चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the business accounts, inspect books, and shall accept the account of profit agreed to by the partners। तो यहाँ पे कह रहा है कि does not entitle the transferee, कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है, यानी कि तुमने अपना कोई चार्ज किया, कोई मोर्टगेज किया, या तुमने अपना कोई राइट ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो ट्रांसफरी है वो क्या करे, वो ये नहीं कर सकता जब तक कि फर्म चल रही तब तक कि ये नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, टू इंटरफेयर इन द बिजनेस, वो किसी भी बिजनेस के कामकाज में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दूसरा,
अकाउंट्स रिव्यू नहीं कर सकता, अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, और इंस्पेक्ट बुक्स को भी इंस्पेक्ट वो नहीं कर सकता। एंड शैल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, और ना ही उनके पार्टनर्स के जो प्रॉफिट्स जो बांटे जाते हैं उनमें भी कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इफ द फर्म इज डिसॉल्व, लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है या फिर ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू पार्टनर, अगर पार्टनर जो है ट्रांसफरिंग पार्टनर जो है वो सीज, उसकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तब कह रहे हैं ही इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिसीव शेयर ऑफ द एसेट्स, ही इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिसीव शेयर ऑफ द एसेट। तब वो जो पुराना पार्टनर यानी कि जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, जिसने अपने राइट्स जो है किसी ट्रांसफरी थर्ड पार्टी को दिए थे, तो वो थर्ड पार्टी उसके एसेट्स के कंटेक्स्ट में उसका जो भी शेयर होगा वो क्या कर सकती है, रिसीव कर सकती है उस फर्म से। ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड एंड असर्टेन दैट शेयर, और अपने शेयर को पता लगा सकती है, टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन की डेट से वो उसके अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हेंस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप, कह रहे हैं कि जब तक की पार्टनरशिप चलती रहेगी तब तक ट्रांसफरी नहीं एंटाइटल्ड है। किस चीज के लिए एंटाइटल नहीं, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। टू रिक्वायर अकाउंट्स भी चेक नहीं कर सकता, बुक्स को भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, बट एंटाइटल्स ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट। कह रहा है कि जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है, बाकी के पार्टनर की बात तो ऊपर मना कर दी है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट, सॉरी ये है डज नॉट एंटाइटल वाले केस में, इस डज नॉट एंटाइटल वाले केस में क्या नहीं कर सकता है, प्रॉफिट एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, उनको भी वो चेक नहीं कर सकता है। लेकिन क्या कर सकता है, कह रहा है बट एंटाइटल ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द ट्रांसफरिंग पार्टनर, जो पार्टनर अपना राइट ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरी को, उस केस में कह रहे हैं कि ट्रांसफरिंग पार्टनर का वो प्रॉफिट क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, एंड ही कैन नॉट चैलेंज दी अकाउंट, और वह अकाउंट्स को चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो इस बात को में याद रखना है कि यहाँ पे कुछ बात ऊपर कन्फ्लिक्टिंग सी लग रही थी, पर वो कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है एंड के बाद हुआ है। एंड के बाद जो है पीछे का जो यहाँ पे नॉट था उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, एंड के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है। उसके अलावा भी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एग्रीड टू बाय द पार्टनर, तो कह रहा है कि उसको वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स ने एग्री किया है उसके ही शेयर के लिए उसको सिर्फ एक राइट यहाँ पे दिया जा रहा है, उसके अलावा और उसका कोई भी राइट नहीं होगा, जो नीचे वाली बात से यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हेंस ऑन डिसोल्यूशन और ऑन द रिटायरमेंट द ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल्ड टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। लेकिन जब भी कोई फॉर्म डिसॉल्व होगी तो उस केस में वो डिसोल्यूशन की डेट के बाद से जो भी अकाउंट्स हैं उसको वो मांग सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे सेक्शन 31 का कुछ रेफरेंस है। यहाँ कह रहे हैं नो पर्सन कैन बी अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। हाँ, तो यहाँ पे एक बात और है, जैसे राइट ऑफ ट्रांसफर, अब इसमें ये कह रहा है कि वो बंदा तो अब पार्टनर नहीं रहा, सीज टू एग्जिस्ट, मुझे पार्टनर बनाओ, नहीं, तो उसे पार्टनर भी ऐसे बनाना, उसका पार्टनर बनना भी ऐसे कोई राइट नहीं है। कह रहे हैं कि ये राइट तो तब है जब सारे के सारे पार्टनर क्या हो, एग्री हो, तब वो चाहे तो उसको पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी बिलोंग करता है और ये पार्टनरशिप से भी बिलोंग कर रहा है। ये है माइनर का केस। जनरली कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि माइनर का केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में भी आता है और पार्टनरशिप एक्ट में भी इसकी बातें आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी डिफरेंस है यहाँ से वहाँ, तो एक बार आप पहले यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एक बार जा करके देखिए कि माइनर्स के लिए हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, जिससे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है माइनर का, मुझे पूरी उम्मीद है आ सकता है, तो उसके लिए वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हमें आंसर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखना है या फिर एज पर पार्टनरशिप एक्ट लिखना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि हालांकि हमें पता चल जाएगा क्योंकि बात यहाँ पे एडमिशन की हो रही है, तो एडमिशन के केस में यहाँ पे क्या कह रहा है कि माइनर
एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि माइनर सिर्फ एक पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए ही एडमिट हो सकता है। तो हम इसको डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। कह रहा है कि अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट है, म्यूचुअल कंसेंट है, तो एक माइनर को वो लोग एंटर कर सकते हैं। हैज़ राइट टू सच शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट एग्रीड अपॉन एंड हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है कि उसके पास राइट होगा क्या, सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी जो भी वो शेयर होगा उसका, प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी होगी, हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ अकाउंट, और वो अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है। फिर कह रहे हैं सच माइनर शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनर का जो शेयर होगा चाहे वो प्रॉफिट में हो, तो कह रहे हैं कि वो क्या हो, फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। बट माइनर इज नॉट व्हाट, पर्सनली लाइबल। माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता है। फिर आगे कह रहा है नॉट स्यू द पार्टनर फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड अमाउंट ऑफ हिज शेयर शैल बी determined by a valuation made as far as possible in accordance with the rule contained in section 48। ये कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 48 के हिसाब से उसका कोई भी प्रॉफिट निकाला जा रहा है, कोई भी शेयर निकाला जा रहा है प्रॉफिट में, तो उसके लिए माइनर जो है वो स्यू नहीं कर सकता, नॉट स्यू, वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर। तो उसके शेयर के लिए और या फिर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए या अकाउंट के लिए वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट ऑन डिसोल्यूशन, कह रहे हैं लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे द फर्म बाय कोर्ट एंड कोर्ट शैल प्रोसीड विद द सूट एज वन फॉर डिसोल्यूशन एंड फॉर सेटलिंग अकाउंट बिटवीन दी पार्टनर। कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम पे कोर्ट जो है वो प्रोसीड करेगा सूट के लिए एज वन फॉर डिसोल्यूशन एंड for settling account between the partners and the amount of the share of the minor shall be determined along with the share of the partner। तो ये कह रहे हैं कि इस केस में यहाँ पे जो है पार्टनर के शेयर के साथ में माइनर का शेयर भी जो है वो कोर्ट आदेश करेगा और वहाँ पे हमें माइनर का शेयर भी निकालना पड़ेगा जैसे कि कोर्ट कहता है। अदरवाइज तो सेक्शन 48 बता दिया ऊपर उसने कि जो भी रूल सेक्शन 48 में है उस हिसाब से जो है माइनर का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी जो है अदरवाइज कह रहा है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जब भी कोर्ट डिसोल्यूशन कराता है तो उस केस में हम कोर्ट की बात को मान लेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है ये, इसमें कह रहा है कि एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी। कह रहे हैं कि जब भी, ये हमने बात वहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ी थी मेजोरिटी की बातें, यहाँ कह रहा है कि माइनर जब भी मेजर बनेगा उसके 6 महीने के अंदर और हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप whichever date is later may give public notice that he was elected or that he has elected not to become a partner। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा जिसमें कि ये लिखा होना चाहिए कि ये माइनर जो है जिसने कि मेजोरिटी अटेन कर ली है इसको पार्टनर बनाया जा रहा है या वो पार्टनर बन रहा है या फिर वो पार्टनर नहीं बन रहा है विद इन 6 months। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सर नोटिस, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो माइनर है वो फेल हो जा रहा है इस नोटिस को देने में तो कह रहे हैं ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 months। तो उन 6 महीने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि वो जो है पार्टनर बन चुका है उस फर्म का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था कि माइनर की लाइबिलिटी उतनी है जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है या फिर जो भी वो फर्म से ले रहा है, जो भी उसकी एसेट्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए लाइबल है वो, लेकिन वो पर्सनली लाइबल नहीं है। लेकिन जैसे ही 6 months बीतेंगे मेजोरिटी के और अगर वो नहीं बता रहा है कि वो इस फर्म का पार्टनर नहीं बना है तो ये डीम्ड मान लिया जाए कि वो पार्टनर बन गया और उसकी पर्सनल लाइबिलिटी अदर पार्टनर्स की तरह भी हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे, वेयर सच पर्सन बिकम अ पार्टनर व्हेन बिकम पार्टनर। पहली बात ये कह रहे हैं कि कब वो पार्टनर बनेगा, तो कह रहे हैं हिज राइट एंड लाइबिलिटी एज माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम अ पार्टनर। कह रहे हैं कि राइट और लाइबिलिटी उसके तब तक चलते रहेंगे जब तक वो पार्टनर नहीं बन जाता। फिर कह रहे हैं बट ही ऑल्सो बिकम पर्सनली लाइबल। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ABC तीनों पॉइंट जो बात मैंने आपको बताई कि वो पर्सनली लाइबल हो जाता है अगर वो 6 महीने तक कोई नोटिस नहीं देता है, तो 6 महीने पूरे होते ही वो पर्सनल लाइबल एज अ पार्टनर हो जाता है, भले ही फिर बाद में वो ये कहता रहे कि मैं पार्टनर नहीं हूँ।
कोर्ट यही मानेगा या फिर लॉ यही मानेगा कि वो डीम्ड पार्टनर बन चुका है और अब वो पर्सनली लायबल हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। तो उस केस में वो क्या करेगा, पब्लिक नोटिस दे देगा और नहीं लायबल होगा किसी भी काम के लिए जो कि आफ्टर डेट ऑफ नोटिस फॉर्म करेगी। फिर ही शैल बी इंटाइटल टू स्यू दी पार्टनर फॉर ए शेयर ऑफ दी प्रॉपर्टी, और वो पार्टनर्स के ऊपर केस भी कर सकता है अगर बाकी के लोग उसकी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट अब कह रहा है कि क्या राइट्स हैं, राइट्स के बाद उसकी लाइबिलिटीज भी पढ़ेंगे। तो राइट्स में क्या कह रहा है, जो हम पीछे पढ़ के आए वही अब यहाँ पे राइट्स बन जाएंगे, वही यहाँ पे लाइबिलिटीज बन जाएंगी। कह रहा है अ माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू हिज एग्रीड शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑफ द फर्म। ही कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म। He can sue the partner for accounts or for payment of his share, but only when severing his connection with the firm and not otherwise. फिर कह रहा है कि on attaining majority, he may within 6 months elect to become a partner or not to become a partner. If he elect to become a partner, then he is entitled to share to which he is entitled as a minor. फिर कह रहा है if he does not, अगर वो नहीं बनता है, then his share is not liable for any act of the firm after the date of the public notice served to that effect. तो ये उसके राइट्स हो जाएंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसकी लाइबिलिटीज भी जो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे राइट्स दो तरीके से बता रहा है। एक बता रहा है बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, लाइबिलिटी तब जब वो मेजोरिटी में नहीं आया। तो सीधी सी बात ये है, सिर्फ लाइबिलिटी कितनी है, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है फर्म में, वो पर्सनली लाइबल नहीं है। यही बात यहाँ पे 1, 2 और थर्ड इस पॉइंट में लिखी हुई है। हम इसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार। कह रहा है द लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ए शेयर इन द प्रॉफिट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यानी कि प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में जितना शेयर है उसके लिए ही वो लाइबल है। सेकंड में कह रहा है कि माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द डेट ऑफ द फर्म इनकर्ड ड्यूरिंग हिज मेजोरिटी। कह रहा है कि माइनर की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। थर्ड में कह रहा है माइनर कैन नॉट डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, और माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। बट इफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हिज शेयर इन द फर्म वेस्ट इन ऑफिशियल रिसीवर एंड असाइनी। कह रहा है कि लेकिन फर्म तो हो सकती है ना, फर्म तो हो सकती है इंसॉल्वेंट। तो उस केस में कह रहा है अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है तो उस केस में जो माइनर है उसकी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी हैं वो सब ऑफिशियल रिसीवर के पास में चली जाएंगी। नेक्स्ट आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी में कह रहा है कि जैसे कि हमारा 5th पॉइंट था 6 मंथ टाइम एक्सेट्रा, वही सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा व्हेन ही बिकम अ पार्टनर। कह रहे हैं अब जब वो पार्टनर बन गया तब क्या। कह रहे हैं इफ माइनर बिकम अ पार्टनर ऑन हिज ओन विलिंगनेस, कह रहा है अपनी इच्छा से बना है स्वतंत्र रूप से, और बाय हिज फेलियर टू गिव अ पब्लिक नोटिस, या फिर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दे पाया जिसके कारण उसको डीम्ड पार्टनर मान लिया गया 6 महीने के बाद। विद इन स्पेसिफाइड टाइम हिज राइट्स एंड लाइबिलिटी एज गिवन इन सेक्शन 13(7) आर एज फॉलोज। तो वो कह रहा है उसकी राइट और लाइबिलिटी हम बता रहे हैं सेक्शन 30 में, वही है कि वो पर्सनल लाइबल हो जाएगा थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बिकम पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। आगे कह रहा है कि हिज शेयर, सेकंड पॉइंट, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म रिमेन द सेम टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। फिर व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर, सेम एज स्लाइड 51। तो 51 स्लाइड वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब यहां पे बता रहा है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या सारी चीजें होंगी जब पार्टनर कोई आ रहा है पार्टनरशिप में या फिर कोई पार्टनर जा रहा है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा है ये, इसको जस्ट एक प्लेन रीडिंग लेंगे हमें सब समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है एनी चेंज इन पार्टनरशिप विल रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें बताता, हमने पहले भी बताया था इस बात को कि जब भी कोई आता है, कोई जाता है या फिर कोई चला जाता है, इन तीनों ही केसेस में हमारी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो इसमें केस में कह रहा है एनी चेंज इन पार्टनर विल रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन, दस ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और expulsion of the partner or on insolvency of a partner, a firm will be reconstituted। तो फर्म हमेशा उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि फिर से हमें एक पार्टनरशिप डीड बनाना, उसमें कौन कौन से लोग होंगे, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, PSR फिर से चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्योंकि हमने अकाउंट्स में भी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 31। तो कह रहा है कि जब पार्टनर आ रहा है तो क्या होगा।
तो कह रहा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 30 नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो सबसे पहली जो मुख्य बात यहाँ पे है वो ऑल दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट द कंसेंट, कह रहा है कि कोई भी पार्टनर बिना कंसेंट के नहीं आ सकता किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। जब सारे पार्टनर म्यूचुअली एग्री कर देंगे वैसे ही कोई नया पार्टनर हम एंटर कर लेंगे। सेकंड बात जो यहाँ पे कह रहा है, डज नॉट देयर बाई बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर। तो कह रहा है कि जिस दिन से नया पार्टनर आएगा वो उसके बाद के एक्ट के लिए ही लाइबल होगा, उसके पहले जो भी काम काज हो चुके हैं वहां अगर बाद में कोई लाइबिलिटी उसके आने के बाद अराइज होती है लेकिन पीछे वाले कामों के लिए जब वो नहीं था तो उस पार्टनर को उस काम के लिए हम एलिजिबल नहीं ठहराएंगे, उसकी वहां पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। फिर राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर, तो फिर से वही बातें हैं यहाँ पे, हम एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। लाइबिलिटीज ऑर्डिनरली कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन और न्यू फर्म unless he agree to liable for obligation incurred by the firm prior to the dates। तो ये कह रहा है कि इन केस अगर ऐसा हो कि कोई पार्टनर आए बाद में पर पीछे की लाइबिलिटीज को भी अपना मान ले तो उस केस में तो लाइबिलिटी उसकी भी हो जाएगी। अदरवाइज हम ऊपर पढ़ के आए कि उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है उसके आने के पहले वाले कामों के लिए, उसके आने के बाद वाले कामों के लिए तो होगी पर पहले के कामों के लिए उसकी कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होंगी। सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं रेड में, कह रहा था न्यू फर्म, नई फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु ज्वाइन इट मे एग्री टू अज्यूम लाइबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट ऑफ द ओल्ड फर्म एंड क्रेडिटर मे एग्री टू दी एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस केस में जब वो खुद मान रहा है कि मेरी ये सारी की सारी लाइबिलिटीज हैं तो जो पुराने पार्टनर्स होंगे क्रेडिटर क्या करेंगे, उनकी लाइबिलिटीज को जाने देंगे, यानी कि उनकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। कोई ऐसा क्यों करेगा, कोई ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वो उस फर्म में उसका कोई इंटरेस्ट होगा, वो उस फर्म में एडमिशन लेना चाहता होगा, वो फर्म ग्रोइंग होगी, उसको कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा होगा वहाँ पे, तो वो आएगा और वो बोलेगा कि पीछे की लाइबिलिटीज़ भी मेरी हैं, फर्म मेरी हो जाएगी, आज से फर्म मुझे दे दो, मैं रिकॉन्स्टिट्यूट करूँगा और मैं सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को, जो भी लाइबिलिटीज़ आप लोगों ने इनकर कर दी हैं उनको मैं फुलफिल करूँगा। तो उस केस में कह रहा है कि आगे कह रहा है एंड क्रेडिटर में एग्री टू एक्सेप्ट, यहाँ पे वर्ड है मे, यानी कि क्रेडिटर को राइट दिया गया है, शैल नहीं लिखा हुआ है, में क्रेडिटर चाहे तो वो एग्री कर सकते हैं नई फर्म एज अ डेटर एंड डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर, और वो नए जो नई फर्म है उसको अपना डेटर मान लेंगे और पुराने पार्टनर्स को डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द क्रेडिटर्स कंसेंट इज नेसेसरी, क्रेडिटर की जो कंसेंट है वो जरूरी है इन एवरी केस टू मेक द ट्रांजेक्शन ऑपरेटिव। तो यहाँ पे क्रेडिटर की कंसेंट बहुत ही जरूरी है। थर्ड पॉइंट हमारा है जो क्रेडिटर की कंसेंट की बात करता है, तो बिना क्रेडिटर की कंसेंट के नहीं माना जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है हमारे। इसके बाद जो है ये कह रहा है, इसमें एक नोट ध्यान रखिए, बट अ मियर एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स कैन नॉट ऑपरेट एज नोवेशन। नोवेशन हमने पढ़ा था, नोवेशन का मतलब होता है कि कुछ नया हो जाना। हमने कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन ऑल्ट्रेशन पढ़ा था, तो वहां पे नोवेशन का मतलब क्या था कि जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ कह रहा है कि केवल एक एग्रीमेंट पार्टनर के आपस में कर लेने से कोई नोवेशन नहीं होता, यानी कि कोई भी नई चीज पिक्चर में नहीं आती। तो यहाँ कह रहा है 10 एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एंड द इनकमिंग पार्टनर, कह रहे हैं कि 10 एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द इनकमिंग पार्टनर्स दैट ही शैल बी लाइबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट विल नॉट इप्सो फैक्टो, यानी कि इप्सो फैक्टो का क्या मतलब होता है कि अपने आप में हम मान लें। कह रहा है कि डज नॉट इनकमिंग पार्टनर दैट ही शैल बी लाइबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट विल नॉट इप्सो फैक्टो, कह रहे हैं कि विल नॉट इप्सो फैक्टो, यानी कि अपने आप ही नहीं मान लेंगे कि क्रेडिटर ने जो है क्या कर दिया, क्रेडिटर ऑफ द फर्म एनी राइट अगेंस्ट हिम, कि क्रेडिटर का उनके अगेंस्ट कोई राइट है, ऐसा हम खुद से नहीं मान लेंगे। फिर कह रहा है इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ 2 फर्म द सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अ पार्टनरशिप ऑफ 2 पार्टनर्स विच ऑटोमेटिकली डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ 1 पार्टनर। कह रहा है कि ये सेक्शन उन पे लगता है जहां पे 2 से ज्यादा पार्टनर होते हैं। अगर 2 पार्टनर का केस है, इसको एग्जाम में हमें ध्यान रखना होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई केस स्टडी आती है जो सेक्शन हमने अभी पढ़ा है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनर 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं। अगर 2 पार्टनर होंगे तो ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा, उससे ज्यादा होंगे तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा। बी पार्ट हमारा रिटायरमेंट का, तो जैसे हमारा एक पार्टनर आ रहा था वैसे ही एक पार्टनर जा भी सकता है, तो जाने के बाद के एक्ट उसके ऊपर के लिए वो लाइबल नहीं होगा, पीछे के सारे कामों के लिए वो बाद तक लाइबल रहेगा, यही बात यहाँ पे लिखी है। और वो जब जाएगा तो उसको एक पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस अगर वो नहीं देता है तो यही माना जाएगा, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि यही माना जाएगा कि वो अभी भी पार्टनर है, भले ही वो इनफेक्ट ना हो। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं 3 पॉइंट को। अ पार्टनर में रिटायर
विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, तो जब रिटायर होगा तब भी सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए। द अदर पार्टनर एज पर एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय दी पार्टनर, कह रहे हैं या तो वो सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट से रिटायर हुआ होगा, या फिर कह रहे हैं कि वेयर द पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल थी, उसने एक नोटिस दे दिया, नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो उस केस में भी क्या मान लिया जाएगा कि वो रिटायर हो गया। उसके बाद कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज, कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, मे बी कर सकते हैं, मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी से टू एनी थर्ड पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी की फर्म के थर्ड पार्टी के लिए एक लाइबिलिटी है। कह रहे हैं कि एक हम जो है जो पार्टनर डिस्चार्ज जो जा रहा है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं फॉर एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर फॉर ऑफ द reconstituted firm, and such agreement may be implied between third party and reconstituted firm after he यानी कि थर्ड जो हमारी थर्ड पार्टी हैड नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट। ये कहना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया कि पार्टनर अगर कोई नोटिस नहीं देता है कि मैं रिटायर हो गया हूँ इस फर्म से, तो वो लाइबल रहता है, ये कह रहे हैं, लेकिन उस लाइबिलिटी को भी सीज किया जा सकता है। कह रहे हैं तो पीछे पढ़ के आए हम, लेकिन उस लाइबिलिटी को सीज तब किया जा सकता है जब हम पार्टनर को डिस्चार्ज कर दें। कौन डिस्चार्ज करेगा? थर्ड पार्टी भी करेगी। थर्ड पार्टी की कैसे करेगी? उसकी नॉलेज में ये बात डाली जाएगी ये पार्टनर अब यहाँ से रिटायर हो रहा है, और साथ साथ सारे के सारे पार्टनर क्या करेंगे, एक रिटर्न एग्रीमेंट में ये लिख के देंगे कि अब तुम्हारी कोई लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं है, और चूंकि अब कोई लाइबिलिटी भी नहीं है तो अब कोई राइट भी तुम्हारा यहाँ पे नहीं बचा हुआ है। तो ये बात है यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा है नॉट विद स्टैंडिंग, भारी वर्ड है, नॉट विद स्टैंडिंग यानी कि ओवर रूल। क्या ओवर रूल? द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ही and the partner continue to be liable as a partner to third party for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement। कह रहे हैं कि जब तक कि आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तब तक हम आपके पीछे के सारे कामों के लिए आपको क्या मान लेंगे, लायबल मान लेंगे। और क्योंकि ऊपर क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग द रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट हम मानेंगे ही नहीं, हम ऐसे ही मानेंगे जैसे कि आप अभी भी काम हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो जो मुद्दे की बात है वो ये है कि एक पार्टनर अगर अपने कामों से रिटायर होना चाहता है तो उसको सबसे पहली बात तो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि अब मैं पीछे के कामों के लिए फर्म के लिए लायबल नहीं हूँगा, और साथ साथ उसको पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। जब ये तीनों बातें एक साथ फुलफिल हो जाएंगी तब पार्टनर अपने पीछे के किए हुए कामों के लिए लायबल नहीं रहेगा। फिर आगे फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्रोवाइडेड दैट अ रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी third party who deals with the firm without knowing that he was a partner। फिर कह रहा है notice may be given by retired partner or any partner of the reconstituted firm। कह रहे हैं नोटिस किसको दे? notice may be given by retired partner, कह रहा है चाहे रिटायर्ड पार्टनर नोटिस दे दे, चाहे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो नोटिस दे दे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नोटिस जो है एक न्यूज़पेपर में देना होता है, जो कि हमें किसी न किसी एक्ट में पढ़ाया जाता है कि नोटिस कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे आगे जो केस है हमारा वो है विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट का केस है। देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है इससे रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन इफ एनी पार्टनर वांट्स टू डिसोसिएट फ्रॉम द पार्टनरशिप, यानी कि वही है डिसोसिएट, अपने आप को पार्टनरशिप से अलग करना चाहता है, इन अ क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड विच वॉज being develop a situation where a partner want to retire from the partnership, the expression clearly indicate that in the event of retirement the partnership business will not come to an end। तो यहाँ पे विष्णु चंद्र का केस है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक पार्टनरशिप में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी, तब तक की पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है मेयर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हु वाज द टेनेंट ऑफ द प्रेमाइसिस in which the partnership business was carried out would not result in assignment of the tenancy right in favor of the remaining partner even though the retiring partner ceases to have any right, title or interest in the business as such, hence landlord not entitled to receive any amount from firm in the event of default। यहाँ पे कह रहा है कि एक टेनेंट का जो एग्रीमेंट होता है वो एक लैंडलॉर्ड के साथ में होता है। तो यहाँ पे एक टेनेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो कैपेसिटी है टेनेंट की वो पार्टनर नहीं है,
वहाँ पे कैपेसिटी एज अ टेनेंट ही है। तो वहाँ पे किसी फर्म का एक पार्टनर था, उसने एक टेनेंसी एग्रीमेंट में वो एंटर हुआ है। उस केस में बाद में जब वो रिटायर हुआ है तो वो कह रहा है कि अब पैसा मैं नहीं दूंगा, फर्म देगी। तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड है उसके पास जो राइट है वो फर्म के पास जाने का नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड जो है वो किससे पैसा रिकवर करेगा, वो करेगा जो पार्टनर जिसने कि उसके साथ में टेनेंट का एग्रीमेंट किया हुआ है। फर्म उसके लिए लायबल बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर आगे यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर से आगे का जो भी हमारा वीडियो होगा, जो लेक्चर होगा हमारा 6 पार्ट जब आएगा हम उसमें उसको कवर करेंगे।